Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to Clat. And today I'm going to be discussing a very important current affair with all of you. All of you must have read about this in the newspapers, but I'll give you a more structured information, more structured details for you to make proper notes out of it. So France has recently appointed its first ever openly gay prime minister. His name is Gabriel Attal. इनके बारे में हम बात करेंगे. Right? पहले I think all of you understand what a gay means, right? Somebody, a man who is, you could say, attracted towards a man. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना व्हेन यू रीड सर्टेन न्यूज़पेपर और आर्टिकल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज एज वेल. आप लोग गे को ना बहुत ही कॉमनली यूज टर्म देखोगे. तो जनरली हमने ये देखा है कि इफ अ वुमन इज अट्रैक्टेड टू अ वुमन शी इज कॉल्ड अ लेस्बियन, राइट? बट उनको भी कई बार गे बोला जाता है. तो इट्स अ वेरी कॉमनली यूज टर्म फॉर पीपल हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेम जेंडर. बट इन दिस पर्टिकुलर केस हम जो गे यूज कर रहे हैं इट्स फॉर अ मैन. तो मैन हु इज अट्रैक्टेड टू अनदर मैन. तो ही इज द फर्स्ट फ्रांस प्राइम मिनिस्टर टू बी ओपनली गे एंड टू बी इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर. इनके बारे में एक और बहुत ही अच्छी बात यह है कि ही इज द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस. ही इज जस्ट 34 इयर्स ओल्ड राइट नाउ और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं फ्रांस के. तो फ्रांस हैज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिस्टम. इट्स ऑब्वियसली अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बट एक बहुत ही अलग फिफ्थ रिपब्लिकन सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसके अंडर द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, राइट? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स डीप डाइव इनटू दिस पर्टिकुलर इशू. So recently, the French president Emmanuel Macron, ठीक है, he is the president right now. He has elected Gabriel Attal. ठीक है, Gabriel Attal has been elected by Emmanuel Macron to become the prime minister in his government now. So this 34-year-old person is the youngest prime minister of the country and is also the first openly gay prime minister of France. So this becomes very important. ये सबको समझ में आना चाहिए, है ना? ये कुछ एक important facts है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं. तो whenever you read about these kinds of topics, try to write them down so that we're able to retain for a very long period of time. Okay, now let's understand who is this person. So before Mr. Attal, the Prime Minister of France was Elisabeth Boni. ठीक है, Elisabeth Boni stayed in the office for roughly 20 weeks and then resigned. ठीक है, तो resigned after 20 months, my bad. ठीक है, 20 months in office. तो उस जब ये एलिजाबेथ बोर्नी की सरकार थी उस समय गैब्रियल अटल वाज द एजुकेशन मिनिस्टर एक तरह से. ठीक है, एजुकेशन पोर्टफोलियो था उनकी गवर्नमेंट में. एंड नाउ ही हैज बीन एलिवेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर. मैं आपको काफी सारे आगे जाकर कुछ रीजन भी बताऊंगा कि क्या रीजन हो सकते हैं इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने का, है ना? व्हाई इज मैक्रोन डूइंग सो? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि इनका क्या रेलेवेंस है फ्रेंच पॉलिटिक्स में. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इनसे पहले जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के, दैट वाज इलेक्टेड इन 1984. ठीक है, और उनका नाम था लॉरेंट फैबियस. ठीक है, लॉरेंट फैबियस इनसे पहले यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे 37 एज में, लेकिन 34 में बन गए. तो ही हैज ब्रोकन दैट रिकॉर्ड. ठीक है, एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कम फ्रॉम ऑब्वियसली एन एलीट बैकग्राउंड. आई मीन प्राइम मिनिस्टर बनना एवरीबडी इज नॉट मोदी जी, है ना? तो कम्स फ्रॉम एन एलीट बैकग्राउंड इन द सेंस दैट फादर वाज अ लॉयर, कम्स फ्रॉम अ फैमिली व्हिच इज इनटू अ वेरी बिग फिल्म प्रोडक्शन हाउस एज वेल. ठीक है, तो फादर का नाम है वेस अटल. तो काफी, और लॉयर्स आपने देखा होगा बहुत पॉलिटिक्स में होते हैं, है ना? देयर इज अ लॉट ऑफ लॉयर्स इन पॉलिटिक्स जहां पर आप जनरली यू विल सी दैट यू नो काइंड ऑफ, अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, है ना? तो या ही कम्स फ्रॉम अ लॉयर फैमिली एंड he started his political career very young at the age of 17 where he joined a party called the Socialist Party. काफी समय तक सोशलिस्ट पार्टी के साथ रहे, है ना? तो he joined it in 2006 when he was just 17 years old. ठीक है, तब इन्होंने इनको ज्वाइन किया था and then became kind of a household name because उस गवर्नमेंट ने उनको गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन घोषित कर दिया था. तो काफी यंग आदमी है, उसको आपने स्पोक्स पर्सन बना दिया है. अगर इंडिया में भी मान लो आज किसी 20-25 साल के इंसान को मेक दैट पर्सन द स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस, तो उसका काफी नाम हो जाएगा कि यार इतना यंग इंसान है ना? ये कितना स्पोक्स पर्सन बन गया है. अभी आपने वो न्यूजीलैंड वाला वीडियो देखा होगा, वेयर इज दैट यंगेस्ट MP of New Zealand for so many years, 21-year-old from a particular tribe. She did that entire powerful speech जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में दिया. That got so much traction around the world. ऐसा क्यों हुआ? Because these are the young people who are trying to change the world. Gabriel Attal is one of them, है ना? जिन्होंने काफी बचपन से ही कह सकते हो कि is a part of politics. So 2006 में इन्होंने ज्वाइन किया था. उस समय पार्टी के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, इन्होंने उनको सपोर्ट किया था. उनका नाम था सेगोलिन रॉयल. ठीक है, सेगोलिन रॉयल was the name of that person in the 2007 election that had happened in France. Later he changed his you could say जो affiliations होते हैं, है ना? 2016 में 10 साल बाद इन्होंने अपनी सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ा एंड ही जॉइंड मैक्रॉन्स पार्टी, जिसका उस टाइम काफी नई पार्टी थी जिनका नाम था एन मार्च.
ठीक है, एट दैट टाइम व्हेन ही हैड जॉइंड इट अर्लियर इन 2016 इट वाज कॉल्ड एन मार्च, आगे जाकर इसका नाम चेंज करके हो गया ला रिपब्लिक एन मार्च। ठीक है, तो राइट नाउ इट्स कॉल्ड LREM, ला रिपब्लिक एन मार्च। ओके, तो 29 में ही ऑल्सो बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द फिफ्थ रिपब्लिक। अभी कई लोगों को समझ नहीं आता फिफ्थ रिपब्लिक होता क्या है। सो यू विल नो दैट रिपब्लिक इज अ सिस्टम वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्रेसिडेंट, राइट? ये हमको समझ में आता है, देयर इज अ हेड ऑफ द इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना? चाहे वो कोई भी हो, देयर हैज टू बी इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फ्रांस में वही सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ कुछ सिस्टम्स को चेंज किया गया है। जैसे फोर्थ सिस्टम को जब चेंज किया गया तो फिफ्थ सिस्टम में रिपब्लिक ही है, बट कुछ नए चेंजेस लेकर आए। So the current running system in France right now is called the Fifth Republic system, right? तो वहां पे 1958 में फिफ्थ रिपब्लिक सिस्टम बना था, और इस रिपब्लिक सिस्टम के अंडर ही इज द यंगेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एट द एजुकेशन मिनिस्ट्री। 29 की एज में इनको इस पोजीशन पर ले आए थे, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया था, एक तरह से एजुकेशन सेक्रेटरी बोल लो, इस लेवल पर ही हैड कम। तो ये काफी यंगेस्ट कह सकते हो द पर्सन इन द एंटायर country under this new fifth republic system that was introduced in 1958. A very important fact to note again. ये आप लोग नोट कर सकते हो। Okay, moving forward now, he is also, जैसे मैंने बताया ना कि he is Atal is gay, right? So he is in a partnership with this person called Stephen Sejourne and he is also a politician. ठीक है, ये भी politician है। He is a member of the European Parliament as well and the Secretary General of the governing party, इसको बोलते हैं Renaissance। ठीक है, Renaissance जो पार्टी है उसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं ये, सॉरी, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ दैट पार्टी एज वेल। उससे पहले ही प्रीवियसली सर्व्ड एज मैक्रॉन्स पॉलिटिकल एडवाइजर की उसमें कैटेगरी में भी थे ये, जो मतलब पैनल होता है ना, हर प्राइम मिनिस्टर का एक एडवाइजर का पैनल होता है ऑब्वियसली हर कंट्री में, तो उसमें भी थे ये इन 2021। तो कह सकते हो कि काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल कपल है ये, है ना? वेरी यू कुड से इनटू द पॉलिटिक्स एंड एट अ वेरी हाई लेवल, है ना? नॉट जस्ट लाइक सिर्फ फ्रांस में भी नहीं, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी है। यूरोपियन पार्लियामेंट में आपको आगे जाकर समझाऊंगा। एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी यो पूरा जो ये यूरो जोन जो बना हुआ है वहां पे, है ना, यूरोपियन यूनियन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। ओके, तो यहां पर अगर मैं इनके आपको कुछ पर्टिकुलर अचीवमेंट्स बताऊं, तो द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट इज दैट ही गेन्ड अटेंशन फॉर बैनिंग समथिंग कॉल्ड अबायस। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट इट्स समथिंग लाइक अ लॉन्ग लूज रोप वर्न बाय मुस्लिम गर्ल्स। तो उन्होंने फ्रांस में उसको बैन करवाया था उस समय, एंड ही एक्टिवली वर्क टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग बुलिंग। अब ये ना इंडिया में इसको इतना ज्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता, बट बुलिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल हु मे बी पावरफुल, या तो मतलब वो थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं किसी वजह से, या फिर हो सकता है कि दे आर मस्कुलर, दे हैव मोर फ्रेंड्स, तो वो किसी ऐसे इंसान को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है कई बार बुली करते हैं, है ना? इन इंडिया probably that's not taken very seriously as of now, but it's taken very seriously in countries in Europe and in America as well, right? तो काफी ज्यादा उनके अगेंस्ट उन्होंने काफी सारे मूवमेंट्स किए थे, which is very important। लेकिन इनका एक क्रिटिसिज्म ये है कि he comes from an elite family, as I told you। तो elite family का जो इंसान आता है वो कई बार लोगों को वहां पर ऐसा लगता है, जो उनके क्रिटिक्स हैं, that it does not know फ्रांस के प्रोविंसेस। मतलब जैसे आज इंडिया की अगर हम बात करें तो हम एलिट लोगों के बारे में ऐसा बोलते हैं कि इनको ना ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि गांव में क्या चल रहा है या फिर टाउन्स में क्या चल रहा है। इन्होंने हमेशा से दे वर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। तो अटल के लिए भी कई बार ये क्रिटिसिज्म किया जाता है फ्रांस में, ऑल्दो दैट्स अ क्रिटिसिज्म नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब सवाल ये है कि इज ही द ओनली गे प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? दैट इज नॉट सो। तो ही इज द फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर इन फ्रांस, बट नॉट इन द एंटायर वर्ल्ड। लेट मी गिव यू सम नेम्स, ठीक है? तो यहां पर एना ब्रानबिच इन सर्बिया और लियो वरादकर इन आयरलैंड, ये करंटली सर्विंग भी है। ये वो लोग हैं जो फिलहाल सर्व कर रहे हैं एज गे प्राइम मिनिस्टर्स। मूविंग फॉरवर्ड, जेवियर बेटल हु इज नाउ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग, ठीक है? तो यहां पर इन्होंने लास्ट ईयर ही स्टेप डाउन, बट ये उस समय लग्जमबर्ग के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। सिमिलरली जोहाना सिगुइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, उसको नोट करना पड़ेगा। जोहाना सिगुइडोतिर, ठीक है? तो ये इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड from served as the prime minister of Ireland from 2009 to 2013 and was the first gay prime minister in the entire world. जो openly gay, मतलब there could be a possibility that in past there was certain gay prime minister who did not tell the world about it, but first ever openly gay prime minister was this person, belonged to Iceland, served as the prime minister of Iceland from 2009 to 2013. That is the you could say first ever prime minister to be openly gay. Okay, so Atal is roughly speaking 14 years after him, although the first ever
इन फ्रांस, है ना, एंड द यंगेस्ट इन फ्रांस. अब क्यों नया प्राइम मिनिस्टर क्यों लाया गया है? व्हाई डू दे एक्चुअली नीड अ न्यू प्राइम मिनिस्टर? सो द फर्स्ट एंड द मेन रीजन इज कि अभी यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन है इसी साल जून में. तो यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, 2019 में हुए थे, इससे पहले जून में वापस से है. यूरोपियन पार्लियामेंट दुनिया का सिर्फ एक ऐसा पार्लियामेंट है जहां पर अलग अलग कंट्रीज के लोग इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली. आज जैसे मान लो अफ्रीकन यूनियन हुआ, अफ्रीकन यूनियन में ऐसा थोड़ी होता है कि भाई लोग अलग अलग कंट्री से इलेक्ट होकर आ रहे हैं, वो तो बस अपनी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं. यहाँ पर प्रॉपरली पार्लियामेंट में इलेक्ट होते हैं लोग, वो अपनी पार्टी का कैंडिडेचर लाते हैं, वो अपने नाम से इलेक्ट होते हैं, है ना. तो ये पूरा एक कई सारी कंट्रीज का मिलकर एक पार्लियामेंट बनता है, विच इज कॉल्ड द यूरोपियन पार्लियामेंट. ठीक है, तो मैक्रोन 2022 में फिर से फ्रेंच प्रेसिडेंट बने थे, जो वापस उनका सेकंड टर्म अभी चल रहा है. लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि सेकंड टर्म में ही इज नॉट अ वेरी पॉपुलर चॉइस. उन्होंने अपने पार्लियामेंट में भी काफी हद तक मेजोरिटी गवा दी थी इस वजह से. तो ही इज ट्राइंग टू मेक अमेंड्स टू इट बाय मेकिंग सम प्रोग्रेसिव मूव्स, है ना. एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस एज टू व्हाई ही हैज ब्रॉट मिस्टर अटल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स. ओके, तो 2023 में देखो उनकी पेंशन प्लान्स, इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके काफी ज्यादा बैकलैश था, एंड पीपल डिड नॉट लाइक हिम और हिज पॉलिसीज टू मच, एंड ही इज ट्राइंग टू रिपेयर दैट डैमेज नाउ, ऐसा माना जा रहा है. ऑल्दो अगेन नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव. अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस की अगर हम बात करें, तो अगर हम इंडिया में बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो सबसे ऊंची पोस्ट है. मतलब अगर हम ऑन पेपर देखें तो प्रेसिडेंट सबसे ऊंची पोस्ट है, बट अगर प्रैक्टिकली सोचे तो प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया, whereas that is not the case in France. France में president is the most powerful person, and then president gets the power to elect whoever is going to be the prime minister, right? तो यहाँ पर president is directly elected by French people, who is Emmanuel Macron in this case, and the constitution declares him the head of the state. इंडिया में भी head of the state is the president only, लेकिन president के पास power बहुत कम है इंडिया में, है ना, and gives him the control over foreign policy and defense. आप सोचो इंडिया में कभी मिल सकता है foreign policy और defense पर president को direct control? Not possible, right? So the president appoints the prime minister, but that has to be approved by the parliament also. तो जनरली जब पार्लियामेंट अगर अप्रूव करेगा, तो पार्लियामेंट में तो जो मेजोरिटी पार्टी होगी वहीं से अप्रूवल होके आएगा वो, राइट. तो वहीं से अप्रूवल होके आता है. अटल आल्सो बिलोंग्स टू द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, एंड ऑब्वियसली दिस इज लाइक अ वेरी कॉमन थिंग. आज कोई इंडिया का भी प्रेसिडेंट भी बनता है, अगर हम इंटरचेंज करके देखें रोल्स, तो प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनता है. एक तरह से कह सकते हो कि सरकार ही इलेक्ट करती है, बट इलेक्शन तो होते ही हैं. बट इलेक्शन कैसे होते हैं हमें पता है कि जो पार्लियामेंट जो पार्टी पावर में होती है, जनरली प्रेसिडेंट उन्हीं का हो जाता है. ओके, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड बीइंग हेड ऑफ द स्टेट. इंडिया में भी सेम है. हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज अगेन द प्राइम मिनिस्टर. बट द प्राइम मिनिस्टर, द पावर दैट इज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सट्रीमली डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू फ्रांस इन इंडिया, है ना. क्योंकि इंडिया में तो बिल्कुल ही ज्यादा पावर दे रखी है, और जो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है वो मोस्टली सारी वहां पे प्रेसिडेंट को दे रखी है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स देयर. ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक पॉलिसी होती है और डे टू डे गवर्निंग होती है ना, ये सिर्फ उनका ध्यान रखते हैं. और जो बड़े बहुत बड़े डिफेंस हो गया, है ना, फॉरेन अफेयर्स हो गए, जो मतलब आपको पूरी दुनिया में जो आपकी छवि है वो जो बनाते हैं, दैट इज विद द प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट के पास ही रहता है. ठीक है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इज हाउएवर नॉट अ न्यू ऑफिस. ऐसा नहीं है कि पुराने में होते नहीं थे, बट जो फिफ्थ रिपब्लिक का ही पहले भी हुआ करते थे. So it had been there under the third and the fourth republics also. So France has always had a system where president is always superior to the prime minister, चाहे वो कोई भी रिपब्लिक हो. लेकिन फिफ्थ वाले में भी सेम सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया है, गिविंग सम एक्स्ट्रा पावर्स टू द प्राइम मिनिस्टर, राइट. लेकिन अभी भी इट्स नॉट एज यूल से एनीवे क्लोजर टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जा रहा है. थर्ड में भी, फोर्थ रिपब्लिक में भी किया जाता था पहले. ओके, अगर हम यूरोपियन इलेक्शंस की बात करते हैं, तो जैसे यूरोपियन इलेक्शंस में मेंबर्स, जैसे इंडिया के अगर कोई एमपीज होते हैं, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, बिकॉज दे इलेक्टेड टू द इंडियन पार्लियामेंट. सिमिलरली जो यूरोपियन पार्लियामेंट के एमपीज होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, एमईपीज. ठीक है, दे आर कॉल्ड द एमईपीज. तो यहाँ पर इट्स द वर्ल्ड ओनली डायरेक्ट इलेक्टेड ट्रांसनेशनल असेंबली. ट्रांसनेशनल असेंबली का मतलब होता है इट इज नॉट जस्ट कंपोज्ड ऑफ वन नेशन. एक देश की अगर कोई असेंबली होती है तो उसमें तो हमें भी समझ में आता है कि लोग इलेक्ट होके आते हैं. इंडिया में भी लोकसभा में लोग इलेक्ट होके जाते हैं ना. लेकिन ये तो कई सारे, आप सोचो आज इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, जितनी भी हमारे आसपास कंट्रीज है, सब मिलकर एक 8-9 कंट्री का पार्लियामेंट बनाते हैं और फिर उसमें इलेक्ट होते हैं लोग. तो वो एक बड़ी बात हो जाएगी ना. ये ऐसा तो नहीं होता यहाँ पे, और किसी भी यूनियन में नहीं होता ऐसा. ठीक है, बट यहाँ पर होता है ऐसा. तो मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द ईयू सिटीजंस, कि जो भी ईयू की कंट्रीज आती हैं उनके इंटरेस्ट को कैसे हम आगे करेंगे एट द यूरोपियन लेवल.
ठीक है, तो इसके 2019 में लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे, मई 2019 में, अब 5 साल बाद वापस से इसी साल मई जून में वापस से इलेक्शंस होने वाले, राइट? तो दैट इज व्हाई मैक्रोन अपना होमवर्क कर रहे हैं उससे पहले, बिकॉज इलेक्शंस आर वेरी क्लोज एंड इज ट्राइंग टू मेक सम प्रोग्रेसिव डिसीजंस, राइट? तो इलेक्शंस आर कंटेस्टेड बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, बट वंस MEPs आर इलेक्टेड, मोस्ट ऑप्ट आउट टू बिकम ट्रांसनेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, फिर वो ऑप्ट आउट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको इनके पार्टनर के बारे में बताया, 2021 तक he was also a part of the Macron's government, right? उसके बाद में when he was elected to the European Parliament, he shifted. फिर वो ट्रांसनेशनल पार्टी का पार्ट हो गए, वो सीधे यूरोपियन पार्लियामेंट चले गए, ठीक है? फिर वो उस पार्टी का पार्ट नहीं रहते, दैट इज हाउ इट वर्क्स। नेशनल पार्टीज आर एफिलिएटेड टू द यूरोपियन वाइड पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल, एफिलिएशंस होते हैं। जैसे अब एक सिंपल सी बात है, कई सारी ऐसी पार्टीज होती है ना जो कांग्रेस से एसोसिएटेड होती है इंडिया में, कई सारी ऐसी पार्टीज होती है जो बीजेपी से एसोसिएटेड होती है। सो देयर आर सर्टेन बिग पार्टीज एंड देयर आर सर्टेन स्मॉलर पार्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद द बिग पार्टीज, है ना, जिसको हम एफिलिएशन बोलते हैं, अलायंस बोलते हैं इंडिया में, राइट? तो दैट्स हाउ इट वर्क्स देयर एज वेल। तो नंबर ऑफ MEPs इलेक्टेड फ्रॉम ईच EU कंट्रीज अग्रीड बिफोर द इलेक्शन, और एक प्रोपोर्शनैलिटी का सिस्टम होता है। तो मिनिमम नंबर एक कंट्री से 6 रहते हैं और मैक्सिमम नंबर 96 रहता है। बस ये लास्ट चीज नोट करनी है आपको, एक कंट्री से मिनिमम 6 MEP होते हैं यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, और 96 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है? और अगर आपकी कंट्री बड़ी है तो ज्यादा, छोटी कंट्री तो छोटे, कम हो जाएंगे आपके। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, इतना ही आपका इंटरेस्ट होते हैं यहाँ पे, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली थोड़ा सा इनका पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग है, तो आई ट्राई टू मेक सर्टेन यू कुड से डिफरेंसेस कह सकते हो, या सर्टेन कंपैरिजन विद द इंडियन पार्लियामेंट टू मेक द क्लास स्लाइटली इजियर एंड बेटर फॉर यू गाइस, एंड दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। उसके अलावा इफ यू कुड से वांट टू नोट दिस, आप ये 720 MEP ये सब कर सकते हो, तो 2024 में इलेक्ट किए जाएंगे, इस साल का नंबर है। ऑल्दो जब ये होगा तो मैं आपको वापस से पढ़ाऊंगा ये चीजें, है ना? तो इवन इफ यू डोंट राइट इट्स ओके, बिकॉज वो आपकी प्रिपरेशन के बीच में ही आएगा। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम अदर देन क्लैट, फिर आप ऑब्वियसली इसको नोट कर सकते हो, है ना? अदरवाइज विल डू 750 से ज्यादा कभी भी एक्सीड नहीं होते, है ना? और 705 प्रेजेंटली है, दैट इज द नंबर राइट नाउ, ठीक है? विल डू दिस अगेन, डोंट वरी, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम यू कैन डू दैट, ठीक है? तो 81 सीट्स फ्रांस से होती है, मैक्सिमम 96 की कैपेसिटी है, 81 जाते हैं फ्रांस से MEPs, इतने हो सकते हैं, ओके? आई होप दिस इज क्लियर। So that's it from this session. I hope it was useful for all of you. And this is the batch that you guys can join with us if you're preparing for CLAT 25, called the आरंभ बैच। आपको जो पुरानी क्लासेस अगर थोड़ी आपकी मिस हो गई है, उस पर आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, एंड नई क्लासेस आप लाइव जब भी आप you could say become a part of this batch, you can take that. You can always reach out to our student assistance contact for anything that you want to understand about the batch or anything else. This is 12minutes2clat.com, जहां पर आप visit कर सकते हो. This batch provides you a lot of offline options also in terms of offline mock tests which will send to your house, offline books as well जो आपके घर पे भेजी जाएगी, है ना? एंड ऑब्वियसली लाइक वेरियस अदर थिंग्स, मॉक्स हमारे पोर्टल पर भी काफी जो आपको अवेलेबल किए जाएंगे, तो मोर देन 100 मॉक्स, इनफैक्ट मोर देन 110 मॉक्स जो आपको साल भर में मिलेंगे, है ना? तो उसको आप काफी ज्यादा यूज कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली द टीचिंग इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट, so that is going to be top notch and we're going to obviously keep improving with that, right? And Arambh is another batch. If you're not looking for offline books or offline mock tests, you can take this. You will get all the mocks on the portal along with the PDFs, and you will get all the classes along with it, right? So these are the two batches we have for CLAT right now. We have also some batches for MHCET, SLAT, LSAT जो भी आप exam के लिए preparation कर रहे हो. So that's it about this session. I hope it was useful for all of you. If you understood it, or if there are any doubts, feel free to mention that in the comment box. Let's take it from there and answer it for you. That's it about this session. Thank you so much, guys.